नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी किले में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में लेकर आगे हैं आप लोगों के लिए बिजनेस स्टडीज का बीएसटी का दोस्तों बीएसटी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आगे हैं। ठीक है, जिसमें से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों रहेगा। जो आप लोग का एग्जाम का पैटर्न है दोस्तों, 9 फरवरी 2026 को आप लोग का एग्जाम होगा जेक बोर्ड का। ठीक है, बीएसटी वालों का क्लास 12 का। तो एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से मैं क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाकर लाया हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के चलते हैं दोस्तों। और अगर वीडियो थोड़ा थोड़ा सा भी पसंद लगेगा तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में क्लास 12 का आप लोग का सब्जेक्ट है दोस्तों व्यवसायिक अध्ययन यानी कि बिजनेस स्टडीज का हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला भाग देखते हैं दोस्तों पार्ट ए में। तो पार्ट ए में आप लोग का पहला प्रश्न पूछता है दोस्तों, आप लोग का पहला प्रश्न क्या पूछता है कि प्रबंध के सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जो मैं क्वेश्चन लाया हूँ दोस्तों वो पूरा मॉडल पेपर को और पीवाईक्यू को एनालिसिस करके लाया हूँ। ठीक है, तो अगर इससे मैच बिल्कुल करेगा, ठीक है, एक दो को तो बिल्कुल करेगा। और जो मैं लाइव सेशन लिया हूँ दोस्तों, लाइव सेशन लिया हूँ बीएसटी का जितना भी उसको देख लीजिए। और जो रिकॉर्डेड वीडियो और एक था उसको देख लीजिए। ठीक है, और जो अभी मैं कराऊंगा उसको भी देख लीजिए। और दोस्तों आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी कराने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों उसका भी हम वीडियो बनाने का कोशिश कर रहे हैं लाइव में। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या बोलते हैं दोस्तों आप लोग का प्रबंध के सिद्धांत क्या है दोस्तों, गतिशील, लोचशील, सार्वभौमिक या डी इनमें सभी। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग का अगला प्रश्न क्या बोलता है दोस्तों, क्वेश्चन 2 नियोजन है, प्लानिंग इज। तो प्लानिंग क्या है दोस्तों, इसका ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। आवश्यक है, अनावश्यक है, समय की बर्बादी है या धन की बर्बादी है। तो नियोजन दोस्तों आवश्यक है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन 3 की चलते दोस्तों। क्वेश्चन 3 में क्या पूछा आप लोग का, एक अच्छी योजना होती है, अ गुड प्लान इज। तो लोचपूर्ण होती है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए किसी भी क्वेश्चन का जो मैं कराता हूँ, अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो मैं हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है दोस्तों वहाँ पे मैं डाल दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को पूछता है बजट का क्या अर्थ है। बजट रिफर्स टू, ऑप्शन दोस्तों, निष्पादन का नियोजन लक्ष्य, भविष्य के लिए कार्यकलाप का प्रयोग, संसाधनों का सही वितरण या आशान्वित परिणाम का अंकों में वितरण। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आशान्वित परिणाम का अंकों में वितरण। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में आप लोग का 5 क्या पूछता है कि उपक्रम के संगठन की स्थापना करता है। उपक्रम के संगठन की स्थापना करता है। इन एन एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टेब्लिश बाय उच्चतम प्रबंध, मध्य प्रबंध, निम्न प्रबंध या संचालक मंडल। दोस्तों जो उपक्रम के संगठन की स्थापना करता है तो टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, उच्चतम प्रबंध के द्वारा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। और आप लोग को क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है दोस्तों, भरार्पण किया जा सकता है अधिकार का, उत्तरदायित्व का, जवाबदेही का, इनमें से कोई नहीं। पूरा मॉडल पेपर, पीवाईक्यू, सारा चीज को एनालिसिस करके आप लोग का ये पीडीएफ बनाया गया पूरा एग्जाम पैटर्न बेस्ड के हिसाब से। ठीक है, जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिकार का, ऑथोरिटी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछता है आप लोग का, प्रबंध का स्वतः विस्तार होता है, मैनेजमेंट इट सेल्फ एक्सपेंड, भ्रारपण द्वारा, केंद्रीकरण द्वारा या विकेंद्रीकरण द्वारा या सभी के द्वारा। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भ्रारपण द्वारा, थ्रू डेलीगेशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 8 चलते दोस्तों। क्वेश्चन 8 में क्या बोलता है आप लोग का, मानव संसाधन प्रबंध के सम्मिलित है। मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है, मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है। ऑप्शन में ए दोस्तों भर्ती, बी चयन, सी प्रशिक्षण, डी ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी। ठीक है, चलिए अब लोग क्वेश्चन 9 के चलते दोस्तों। क्वेश्चन 9 में क्या पूछता है आप लोग का, नियुक्तिकरण है, स्टाफिंग इज, संगठन का भाग्य है, कर्मचारी प्रबंध कार्य है, प्रबंध का कार्य है या उपयुक्त सभी। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 10। और क्वेश्चन में 10 में आप लोग का क्या पूछता है कि कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इन्वॉल्व्स पदोन्नति, प्रमोशन, हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफर, प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग का क्वेश्चन में 11 क्या पढ़ता है 11 क्या बोलता है, प्रभावी नियंत्रण है, इफेक्टिव कंट्रोलिंग इज, स्थिर, निर्धारित, गत्यात्मक या इनमें से सभी। दोस्तों सभी को बताइए 11 का आंसर क्या होगा, सभी को कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। 11 का दोस्तों सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, गत्यात्मक। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर की ओर, और 12 में बोलता है आप लोग का नियंत्रण प्रबंध का खलिस्तान कार्य है, नियंत्रण प्रबंध का खलिस्तान कार्य है तो अंतिम कार्य है, ठीक है। डी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 क्या बोलता है कि प्रबंधकीय नियंत्रण किया जाता है, प्रबंधकीय नियंत्रण किया जाता है, मैनेजमेंट कंट्रोल इज डन, किसके द्वारा किया जाता है, निम्न निम्न प्रबंधकों द्वारा, मध्यम स्तरीय प्रबंधकों द्वारा, या उच्चतम स्तरीय प्रबंधकों द्वारा, या सभी स्तरीय प्रबंधकों द्वारा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि उच्चतम स्तरीय प्रबंधकों द्वारा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर, जो कि 14 नंबर का है, जो कि बोलता है दोस्तों आप लोग का बैंकों से अधिविकास की सुविधा उपलब्ध होती है, बैंकों से अधिविकास की सुविधा उपलब्ध होती है बचत खातों पर, चालू खातों पर, मियादी जमा खातों पर, या उपरोक्त सभी। तो चालू खातों पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोग का है दोस्तों 15 नंबर, और 15 नंबर का आंसर यानी क्वेश्चन पढ़ता है तो बोलता है आप लोग का खालिस्तान व्यवसाय के संचालन में प्रयुक्त अपेक्षाकृत अस्थायी प्रकृति की संपत्तियां होती है जो कि विक्रय के लिए नहीं होती हैं, तो उसको बोलते हैं दोस्तों फिक्स्ड एसेट बोलते हैं, ठीक है, फिक्स्ड एसेट, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 नंबर में क्या बोलता है आप लोग का वित्त का सबसे सस्ता स्रोत क्या है दोस्तों, द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंसिस। तो क्या है दोस्तों, प्रतिधारित आय। इस आय पर यानी कि प्रतिधारित आय खुद का पैसा पर ना ही ब्याज देना पड़ता है और ना ही लाभांश देना पड़ता है, इस पर ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है, ये सबसे सस्ता स्रोत नहीं है, और ये दोनों पर लाभांश देना पड़ेगा, ठीक है, ये भी सस्ता स्रोत नहीं है। प्रतिधारित आय पर ना ही पैसा ना ही ब्याज कुछ भी देना नहीं पड़ता है, ठीक है, खुद का पैसा पर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्वेश्चन 17 की ओर, और आप लोग 17 नंबर में बोल रहे हैं दोस्तों अस्थायी पूंजी का साधन नहीं है, अस्थायी पूंजी का साधन नहीं है, अंशों का निर्गमन, ऋण पत्रों का निर्गमन, आईबीआरडी से ऋण, या बैंक अधिविकर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर बैंक अधिविकर्ष हो जाएगा, ठीक है, और बैंक ओवरड्राफ्ट। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का 18 नंबर क्या बोलता है कि वित्तीय प्रबंध है तो कला और विज्ञान दोनों है, ठीक है, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन 19 क्या बोलता है आप लोगों का, क्वेश्चन 19 बोलता है दोस्तों आप लोग का नियंत्रण का कर्मचारी करते हैं तो विरोध करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का 20 नंबर क्या बोलता है विपणन का लाभ क्या है, विपणन का लाभ है दोस्तों द एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग, उपभोक्ताओं के लिए, व्यवसायों के लिए, या निर्माताओं के लिए, तो सभी के लिए, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में 21 की ओर, विपणन पर व्यय किया गया धन क्या कहलाता है, तो इन्वेस्टमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ना ही बर्बादी कहलाता है, ना ही अनावश्यक व्यय कहलाता है, ना ही ग्राहकों पर भार कहलाता है, इन्वेस्टमेंट कहलाता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा, पूरा चीज एनालिसिस करके लाया गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो उसे 22 बोलता है विपणन में उत्पादन का शामिल है, विपणन में उत्पादन का शामिल है दोस्तों विक्रय, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, या ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों क्वेश्चन 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, सेल्स प्रमोशन, विक्रय संवर्धन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 23 में क्या बोलता है आप लोग का भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम प्रभावी है, ठीक है, प्रभावी है, इसको ध्यान में रखिएगा, प्रभावी है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम प्रभावी है, इसको याद कर लीजिएगा, प्रभावी मतलब ही होता है दोस्तों 1987, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर पारित बोलता क्या दोस्तों, पारित बोलता तो ए होता, ठीक है, लेकिन इसमें बोला था कि प्रभावी है, तो प्रभावी कब हुआ था, तो 15 अप्रैल 1987 में, ठीक है, याद कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आप लोग का 24 बोलता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विवाद आते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विवाद आते हैं कंपनी के अंश संबंधी विवाद, दंडित प्रकृति के विवाद, और आप लोग का है दोस्तों विक्रेता द्वारा दोषी माल के विक्रय संबंधी विवाद, या नौकरी संबंधी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 का हो जाएगा आप लोगों का विक्रेता द्वारा दोषी माल के विक्रय संबंधी विवाद आते हैं, ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर बोलता है आप लोगों का, उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियां कौन है दोस्तों? जिला आयोग है, राज्य आयोग है, राष्ट्रीय आयोग है, ये सभी आयोग है, ठीक है। जो कि दोस्तों जिला, हम लोग जिला में करते हैं 1 करोड़ तक का निवारण, और राज्य में 1 करोड़ से अधिक लेकिन 10 करोड़ तक, ठीक है। इससे अधिक नहीं, 10 करोड़ से अधिक इसमें होता है नेशनल में, यानी कि राष्ट्रीय में होता है, ठीक है, 10 करोड़ से अधिक, ठीक है। और इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों बढ़ते हैं आप लोग का क्वेश्चन 26 की ओर। 26 में क्या पूछता है आप लोग का, भारत में उदारीकरण की नीति रही है। भारत में उदारीकरण की नीति दोस्तों सफल रही है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, सफल रही है, सक्सेसफुल, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर आप लोगों का बोलता है, व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को प्रभावित करते हैं, तो ये सभी, ठीक है, आर्थिक नीति, आर्थिक प्रणाली, आर्थिक विकास, ये सभी करते हैं, ठीक है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन प्लस 28 नंबर, सरकार नियंत्रण व प्रतिबंधों में कमी करती है, तो उदारीकरण में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिबरलाइजेशन में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों आप लोग का 29 नंबर, ठीक है। 29 में क्या पूछता है आप लोग का, कुशल निर्देशन के लिए अब कुशल निर्देशन के लिए अभिप्रेरण क्या है उसको, आवश्यक है और अनावश्यक है, धन की बर्बादी, समय की बर्बादी, तो आवश्यक है, ठीक है दोस्तों, नेसेसरी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि नेता में होता है निपुणता, दूरदर्शिता, आत्मविश्वास, उपयुक्त सभी, तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेता में होता है दोस्तों उपयुक्त सभी होता है, ठीक है, निपुणता भी होता है, दूरदर्शिता भी होता है, आत्मविश्वास भी होता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसी टाइप का आप लोग का एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो पार्ट बी का सेक्शन है दोस्तों, पार्ट बी का सेक्शन है, ठीक है, पार्ट बी का सेक्शन है, ठीक है। तो बोलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना है आप लोग को एग्जाम में, ठीक है। सेम टू सेम आप लोग का दोस्तों यही, मान के चलिए यही क्वेश्चन छपने वाला है, ठीक है। इसी टाइप का आप लोग एग्जाम होगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न बोलता है दोस्तों, कार्य का प्रबंध से क्या अभिप्राय है? कार्य का प्रबंध से क्या अभिप्राय है? व्हाट इज मीन बाय मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ठीक है। सेम इसी टाइप आप लोग का पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों मैं बता दूं आप लोग को, सुबह में 9 तारीख यानी कि 9 फरवरी की सुबह में आप लोग का बहुत ही स्पेशल वीडियो आने वाला है, ठीक है, वो भी लाइव में, ठीक है। तो जरूर जुड़ना मत भूलिएगा, ठीक है, सुबह 6 बजे। दोस्तों क्वेश्चन में 31 का आंसर आप लोग देखिए, कार्य का प्रबंध से अभिप्राय कि संस्था में किए जाने वाले कार्यों को लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर अग्रसर, लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर अग्रसर करना, ठीक है, अग्रसर करना, लक्ष्यों की प्राप्ति के मार्ग निर्धारित करना ही क्या कहलाता है दोस्तों, कार्य के प्रबंधन से कार्य का प्रबंधन कराता है, ठीक है। कार्य का प्रबंध करना ही कार्य का प्रबंधन कहलाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में 32, थकान अध्ययन के उद्देश्य का उल्लेख कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा, थकान अध्ययन का उद्देश्य कर्मचारियों को नियमित अंतराल पर, दोस्तों थकान अध्ययन, ठीक है, तो सभी कर्मचारियों को तो काम करेंगे तो उनको थकान तो होबे करेगा, ठीक है। जो भी दुनिया में हर कोई काम करते हैं वो तो आराम मांगेंगे ही। एक जो दोस्तों क्या बेरोजगार है, जो काम कुछ भी नहीं करते हैं, वे भी रविवार को क्या करते हैं दोस्तों, आराम करते हैं सभी की तरह। जिस जो काम करता है उसके तो रविवार ठीक है, मानते हैं कि वो थक थक जाता है, तो रविवार को क्या करेगा दोस्तों, आराम करेगा। लेकिन जो काम नहीं करता है, कुछ पड़ा रहता है, सुतल रहता है, वो भी दोस्तों इतवार को क्या करता है, आराम करता है। अब लोग भारत का स्थिति ऐसा है, ठीक है। तो थकान अध्ययन के उद्देश्य का उल्लेख कीजिए, तो थकान अध्ययन का उद्देश्य कर्मचारियों को नियमित अंतराल पर आराम देना है। जैसे कि आप लोग का टिफिन होता है, स्कूल में भी टिफिन होता है 1 बजे बाद, ठीक है। इसी प्रकार कर्मचारियों को भी समय नियमित अंतराल पर आराम देना, ताकि वो अपना मानसिक व शारीरिक बल पुनः प्राप्त कर सके और पूरा अपना शरीर का पूरा बल लगा दे काम थी कंपनी के काम करने में, ठीक है। काम को अपनी अधिकतम क्षमता के साथ कर सके और संस्था के विकास में अपना योगदान दे, ठीक है। इसको आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि दोस्तों आप लोग का अगला प्रश्न है, व्यावसायिक पर्यावरण की परिभाषा दीजिए। तो दोस्तों रेनकी एवं साल के अनुसार व्यावसायिक वातावरण में उन सभी बाहरी घटकों को सम्मिलित किया जाता है जिनसे व्यवसाय अनावृत तथा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 34, नियोजन को परिभाषित कीजिए। जो दोस्तों मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, क्या बोलूँ मैं, इतना इंपॉर्टेंट है कि इतना इंपॉर्टेंट है कि क्या बोले, ठीक है। लेकिन आप लोग का सपोर्ट बस नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर जितना सपोर्ट करोगे उतना मेहनत करेंगे आप लोग को पढ़ाने के लिए, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरे बात को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नियोजन का क्या अर्थ है?
अपने भाषा में लिखिए, सरल भाषा में लिखिए। कुछ करने से पूर्व सोच विचार करने से है। कुंतल एवं ऑर्डरली के अनुसार अ, नियोजन का परिभाषा, ठीक है। ये अर्थ है और ये परिभाषा है, ठीक है। क्या करना है, इसे कैसे करना है, इसे कब करना है और इसे किसके द्वारा किया जाना है का पूर्व निर्धारण, पहले से ही निर्धारण करना नियोजन कहलाता है दोस्तों, याद कर लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम में पूछ सकता है आप लोग का नियोजन, ठीक है। 2 नंबर में, पहले से नंबर संप्रेषण के प्रवाह के आधार पर औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठन में अंतर लिखिए। पहला, इसका आंसर आप देख लीजिए। एक औपचारिक संगठन में संप्रेषण सोपान श्रृंखला के माध्यम से होता है। इसको आप लोग ऑब्जेक्टिव भी बनता है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। एक औपचारिक संगठन में, एक नियम कानून वाले डिसिप्लिन वाले औपचारिक संगठन में संप्रेषण सोपान श्रृंखला के माध्यम से होता है, ठीक है। नियम से सारा चीज का बातचीत होता है, ठीक है। जबकि एक अनौपचारिक संगठन में, अनौपचारिक यानी कि वही सरकारी स्कूल समझ लीजिए, में संप्रेषण का प्रवाह योजना बाद मार्ग के माध्यम से नहीं होता। यह किसी भी दिशा में हो सकता है, ठीक है, किसी भी दिशा में हो सकता है, ठीक है, किसी भी दिशा में। कोई नियम कानून इसमें नहीं होता है, ठीक है। अनौपचारिक संगठन में कुछ भी हो सकता है इसमें। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों 36 नंबर की ओर। कार्य पर प्रशिक्षण का क्या अर्थ है? कार्य पर प्रशिक्षण का क्या अर्थ है? कर्मचारियों को कार्य पर प्रशिक्षण देने का उद्देश्य उन्हें कार्य की वास्तविक परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं से कम समय में परिचित कराना। जब कर्मचारी कार्य जब कर्मचारी कार्य पर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तो वह स्वयं समस्त क्रियाओं को देखते हैं और उन्हें क्रिया द्वारा सीखते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आप लोग का 37 नंबर बोलता है तो निर्देशन से क्या अभिप्राय है, पूछ सकता है, ठीक है। इसलिए हम इसका आंसर आप लोग को बता रहे हैं। आप लोग आंसर है दोस्तों, व्यापक दृष्टि से निर्देशन का अर्थ है, व्यापक दृष्टि से निर्देशन का अर्थ है अधीनस्थों को इस प्रकार प्रभावित, अभिप्रेरित या मार्गदर्शित करना कि वो संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में स्वेच्छा से संपूर्ण योगदान दे, अपना संपूर्ण योगदान दे सके, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों 38 नंबर की ओर। और 38 नंबर में क्या बोल रहा है, समझाइए कि कैसे ऋण की लागत एक कंपनी की पूंजी संरचना के चयन को प्रभावित करती है। आंसर इज, ऋण की लागत कंपनी एक कंपनी की पूंजी संरचना के चयन को प्रभावित करती है, क्योंकि कम ब्याज दर, उच्च ऋण को नियोजित करने के लिए ये एक फर्म की दक्षता, कुशलता को प्रभावित यानी कि बढ़ाती है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप लोग सेम इसी प्रकार क्वेश्चन पूछेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न का। सेम आप लोग का इसी प्रकार है, ठीक है। इसमें भी 6 गो प्रश्न का बनाना है, ठीक है। जिसमें प्रत्येक प्रश्न एक एक अंक 3 अंक का रहेगा, ठीक है। यानी कि टोटल 18 नंबर का। चलिए, तो 39 नंबर में बोलता है, सो प्रबंधकीय नियंत्रण की एक तकनीक के रूप में बजटीय नियंत्रण पर सूक्ष्म नोट लिखिए, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिए दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा सभी को देख लीजिए कि बजटीय नियंत्रण प्रबंधकीय नियंत्रण की वह तकनीक है जिसके अंतर्गत सभी कार्यों का नियोजन पहले से ही बजट के रूप में किया जाता है तथा वास्तविक परिणामों की तुलना बजटीय मानकों से की जाती है। ये तुलनात्मक अध्ययन ही इसे इसे और अग्रसर करता है कि संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक कार्यवाही की जाए, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि दोस्तों 40 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है आप लोग का, अस्थायी पूंजी की कोई 3 विशेषताएं बताइए। अस्थायी पूंजी की कोई 3 विशेषताएं बताइए। तो उत्तर है दोस्तों, अस्थायी पूंजी की 3 विशेषता इस प्रकार है। पहला, व्यवसायिक व्यवसायिक क्रियाओं का फैलाव, व्यवसायिक क्रियाओं का फैलाव, ठीक है। व्यवसायिक क्रियाओं का फैलाव जितना अधिक होता है उतनी ही अधिक अस्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। जितना हम बिजनेस को फैलाएंगे उतना जमीन खरीदना पड़ेगा, उतना फैक्ट्री बैठाना पड़ेगा, उतना मशीन खरीदना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब है यदि किसी ऐसी निर्माणी संस्था को ले जिसका व्यवसाय बहुत छोटे पैमाने पर है तो कम अस्थायी पूंजी की जरूरत होती है, ठीक है। इसके विपरीत एक निर्माण संस्था जिसका व्यवसाय बहुत बड़े पैमाने पर है को अपेक्षाकृत अधिक अस्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है, ठीक है। बड़ अचल परिसंपत्तियों की खरीद, अस्थायी पूंजी वह पूंजी है जो अचल संपत्तियों में निवेश की जाती है। दूसरे शब्दों में
यह अचल संपत्तियों की खरीद के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पूंजी है। ठीक है। अस्थायी संपत्तियों को दो प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात मूर्त अचल संपत्ति में भूमि, भवन, संयंत्र, मशीनरी आदि शामिल है। अमूर्त अचल संपत्ति में पेटेंट, कॉपीराइट, सद्भावना आदि शामिल है। ठीक है। अगला टॉपिक दोस्तों, अगला पॉइंट, अस्थायी संपत्तियों की किराए पर उपलब्धि। कभी कभी कुछ व्यवसायिक संस्थाएं अस्थायी संपत्तियों को किराए पर लेना पसंद करती हैं। यदि वांछित संपत्तियां किराए पर उपलब्ध हो जाएं, तो ऐसी संस्थाओं को कम अस्थायी पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। जिसके विपरीत जो संस्थाएं अस्थायी संपत्तियों किराए पर लेना पसंद नहीं करती अथवा उन्हें उपलब्ध नहीं होता, तो उन्हें अधिक अस्थायी पूंजी की जरूरत होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत ही अच्छी तरह से समझा दिया है। इसको आप लोग और भी सरल भाषा से समझ सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर की ओर। और 41 नंबर की ओर उसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ब्रांडिंग क्या है, इसके लाभों का वर्णन कीजिए। क्या तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग देख लीजिए। ब्रांड से आशय ऐसी प्रक्रिया जो उत्पाद की अलग पहचान बनाती है, उसे ब्रांडिंग कहते हैं। ब्रांडिंग को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका नाम, शर्त, चिन्ह एक ही डिजाइन अथवा मिश्रित डिजाइन के रूप में जाना जाता है, जिससे एक उत्पाद की पहचान बनती है। यदि की आइसॉन का बॉन्ड वैल्यू बढ़ गया तो अब ब्रांडिंग आप कर रहे हो केवल विक्रेता को बनाने वाले के लिए भी नहीं प्रयोग किया जाता, बल्कि इसे प्रतियोगियों से अलग रखने में भी प्रयोग किया जाता। तो उसको आप लोग देखिए। हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग का 42 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला था कि उत्पादों के विपणन में लेबलिंग के कार्य क्या होते हैं। दोस्तों आप लोग का कोई भी प्रोडक्ट में लेबल होता है ना, क्या से सारा चीज इंफॉर्मेशन रहता है प्रोडक्ट के बारे में, उसी को लेबलिंग बोलता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग लिख लीजिए कि लेबलिंग के कार्य उत्पाद के विषय में समस्त जानकारी लेबल करने से ही मिल जाती है। अतः विक्रेता को क्रेता के साथ बहस, समय की बर्बादी इत्यादि नहीं करनी पड़ती। उत्पाद की क्वालिटी के विषय में आश्वासन मिलता है, जैसे पाउडर के डिब्बे के लेबल पर लिखा होता है IS को, ये सारा जानकारी आता है। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर पे। ठीक है, तो 43 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, उपभोक्ता के 3 उत्तरदायित्व तो बताइए। उपभोक्ता के निम्नलिखित दायित्व हैं। पहला, जल्दबाजी में क्रय ना करें। उपभोक्ता का सबसे पहला दायित्व यह है कि उन्हें कभी भी जल्दबाजी में क्रय नहीं करना चाहिए। जैसे आप पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल नंबर मिलता रहता है, इसे देखोगे तो नंबर बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, दूसरा दोस्तों, विवेकहीन बनकर क्रय ना करें। उपभोक्ताओं को चाहिए कि वस्तु खरीदते समय अपने विवेक का पूरा उपयोग करें। ऐसा नहीं है कि जो विक्रेता ने कहा वही सही है या वही ठीक है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, झूठे विज्ञापनों के बचें। उत्पादक या विक्रेता विज्ञापन के माध्यम से वस्तुओं की सूचना क्रेताओं तक पहुंचाते हैं। अधिक बिक्री के उद्देश्य से विक्रेता विज्ञापन में बेचने वाला विज्ञापन में वस्तुओं के गुण को बढ़ा चढ़ाकर बताता है, यानी प्रदर्शित करता है। ठीक है, दिखाता है। क्रेताओं को चाहिए कि ऐसे विज्ञापनों के बढ़ाव से बचे और उन पर कार्रवाई करे नतीजे के दीपक और वो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन में 44 की ओर, जिसमें पूछा है आप लोगों का मास्टर बजट किसे कहते हैं। तो आंसर है दोस्तों, मास्टर बजट का संबंध किसी एक विभाग अथवा क्रिया से ना होकर पूरी संख्या से होती है। अन्य शब्दों में इस बजट में सभी विभागीय बजट कमी किया जाता है। इसके द्वारा बजट अवधि के संस्था के मूल आय एवं व्यय का अनुमान लगाकर संभावित लाभ की राशि मालूम की जा सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा तो ठीक है। बढ़ते हैं लोग 45 नंबर की ओर। तो 45 नंबर में बोला आपको आप लोग का वित्तीय नियोजन के महत्व के किन्हीं 3 बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। तो वित्तीय नियोजन का महत्व, पहला, संगठित संगठित नियोजन का एक अभिन्न अंग। वित्तीय नियोजन व्यवसाय के संगठित नियोजन का एक अभिन्न अंग है। वित्तीय नियोजन के बिना व्यवसायिक निर्णय अधूरी व निरर्थक है। ठीक है,
तो दोस्तों आप लोग सब्जेक्टिव आंसर को आप लोग खुद से समझ सकते हो, बिल्कुल ईज़ी वे में समझाया गया है, ठीक है? तो आप लोग खुद से पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है? बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, ठीक है? क्वेश्चन पढ़िए और सेम इसी लेवल क्वेश्चन आप लोग का आएगा, ठीक है? इसमें इस जो क्वेश्चन कराया हूँ इस ये वाला क्वेश्चन, वो भी आ सकता है, ठीक है ना? तो कभी कोई क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है? अपने से सब्जेक्टिव को करना होगा तो, और ऑब्जेक्टिव तो सिलेक्टिव सिलेक्टिव ऑब्जेक्टिव को हम करा लिए हैं, ठीक है? ये अंतर को आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना?